हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिलोसफी स्टडी सर्कल के आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो आप लोगों के लिए यूजी, पीजी, नेट जेआरएफ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हमारा आज का ये क्लास इसलिए भी खास है क्योंकि ये क्लास आपके अनुरोध पे आधारित है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि आज की क्लास में हम किस पेपर पे चर्चा करने वाले हैं। हमारा आज का पेपर है सिंबॉलिक लॉजिक, प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र। क्लास आरंभ करने के पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो पेपर है ये प्रैक्टिस की पेपर है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा और इस पेपर से रिलेटेड जो क्लास मैं आपको देने जा रही हूँ उसमें मैं आप लोगों को प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो फार्मूला है वो मैं आपको बताऊंगी, जिसके द्वारा आप इस पेपर को अच्छे से कर सको। और आपका काम होगा कि आप इस वीडियो को न सिर्फ सुने बल्कि देखें, क्योंकि केवल सुन करके आप नहीं समझ पाओगे, आपको इसके लिए देखना भी होगा। तो आप ध्यान से वीडियो को देखें, सुने और समझें, क्योंकि अगर एक बार आपने इसे समझ लिया तो इससे इजी कोई पेपर नहीं है। और जो वहाँ कन्फ्यूजन हो गई तो फिर आप उलझ के रह जाओगे, एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का क्लास आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र है क्या। तो प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र जो है वो तर्क गणित का ही विकसित रूप है। आरंभ में लोगों ने किसी मानक प्रतीक का प्रयोग नहीं किया था। बाद में प्रतीकों का एक मानक स्वीकार किया गया और उनको व्यवस्थित किया गया। फिर उनका प्रयोग वाक्यों के विश्लेषण में तथा विज्ञान में भी होने लगा। तर्क गणित के इसी विकसित और व्यवस्थित रूप को प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र अर्थात सिंबॉलिक लॉजिक कहते हैं। इस पेपर में हम तर्क वाक्यों के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए सबसे पहले हम तर्क वाक्यों को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये आपका सबसे बेसिक चीज़ है कि तर्क वाक्य जो होता है, चाहे कोई भी तर्क वाक्य हो, प्रत्येक तर्क वाक्य के 3 अंग होते हैं: उद्देश्य, विधेय और संयोजक। इसे हम एग्जाम्पल पे बैठाकर देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चंद्रमा एक ग्रह है। हमने क्या बोला कि प्रत्येक तर्क वाक्य में 3 पद होते हैं, 3 अंग होते हैं: उद्देश्य, विधि और संयोजक। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि तर्क वाक्य में कौन सा उद्देश्य है, कौन सा विधेय है और कौन सा संयोजक है? इसके लिए हमें जानना होगा कि उद्देश्य, विधेय, संयोजक आखिर है क्या। तो चलिए हम देखते हैं कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सब्जेक्ट, इसे सब्जेक्ट भी कहते हैं, वह पद है जिसके संदर्भ में कुछ भी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के रूप में कहा जाता है। अर्थात सब्जेक्ट वह पद है जिसके संबंध में कुछ भी स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल पे बैठा के देखते हैं कि चंद्रमा एक ग्रह है। यहाँ पे एक ग्रह है, ये तो स्वीकार किया गया है, पर किसके बारे में किया गया है? चंद्रमा के बारे में। तो हम उस पद की बात कर रहे हैं जिसके बारे में कुछ स्वीकार या अस्वीकार किया गया है। तो इस तरह से ये जो चंद्रमा है ये सब्जेक्ट है, उद्देश्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं विधेय। ठीक है, विधेय को हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। विधेय वो है जो उद्देश्य के विषय में कहा जाता है, अर्थात जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जो भी कहा जाता है वही विधेय है। चलिए इसको फिर से एग्जाम्पल पे बैठा के देखते हैं। चंद्रमा एक ग्रह है, इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा के संदर्भ में जो कहा जाएगा वही विधेय है। ठीक है, तो क्या कहा गया है? एक ग्रह कहा जा रहा है ना चंद्रमा को, तो एक ग्रह जो है वो क्या है? विधेय है। ठीक है, अब हम देखते हैं संयोजक। संयोजक को कोपला भी कहते हैं। उद्देश्य और विधेय को संयुक्त करने वाले शब्द को हम
संयोजक कहते हैं, अर्थात उद्देश्य और विधेय को जो जोड़ता है उसे संयोजक कहते हैं। चलिए इसे भी एग्जाम्पल पे बैठाते हैं। चंद्रमा एक ग्रह है। यहाँ चंद्रमा क्या है? उद्देश्य है, आपने देखा है। एक ग्रह जो है वो क्या है? विधेय है। अब उद्देश्य और विधेय को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? तो इसे जोड़ रहा है। और उद्देश्य और विधेय को जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ एग्जाम्पल में है जो है वो संयोजक है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि तर्कशास्त्र के अंतर्गत वाक्य विश्लेषण करने का जो उद्देश्य होता है वो वाक्य के स्वरूप को निर्धारित करना होता है। वाक्यों के स्वरूप को दो दृष्टिकोण के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है। एक गुण की दृष्टि से और दूसरा परिमाण की दृष्टि से। हम देखते हैं कि गुण की दृष्टि से और परिमाण की दृष्टि से कैसे वाक्यों का निर्धारण होता है। तो सबसे पहले हम गुण की दृष्टि से देखते हैं। फ्रेंड्स, गुण की दृष्टि से दो प्रकार के तर्क वाक्य होते हैं। पहला जो होता है वो होता है स्वीकारात्मक तर्क वाक्य। इसको हम भावात्मक तर्क वाक्य भी कहते हैं। ठीक है। इसकी परिभाषा ये है कि एक तर्क जिसमें विधेय जो होता है वो उद्देश्य के संदर्भ में कुछ भी स्वीकार करता है, स्वीकारात्मक अभिव्यक्ति करता है, अर्थात स्वीकार करता है उसके संदर्भ में, इसे हम स्वीकारात्मक तर्कवाक्य या भावात्मक तर्कवाक्य कहते हैं। इसे अफर्मेटिव भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा कि इसको हम कैसे समझेंगे। तो मान लीजिए मैंने कहा कि राम मरणधर्मी है। ठीक है। तो हमने राम के बारे में क्या कहा? मरणधर्मी, स्वीकार किया कि मरणधर्मी है। इस प्रकार इस तर्क वाक्य में संयोजक हमेशा अस्तित्ववाचक होता है, अर्थात वो स्वीकृति दे रहा है, मरणधर्मी है इसको स्वीकार कर रहा है। अब दूसरे प्रकार के जो वाक्य होते हैं गुण की दृष्टि से वो होते हैं निषेधात्मक। ठीक है। इसमें क्या होता है कि वह तर्क वाक्य जिसमें विधेय जो होता है वो उद्देश्य को स्वीकार नहीं करता है, निषेधात्मक तर्क वाक्य से कहेंगे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पशु बुद्धिमान नहीं है। यहाँ हमने पशु के बारे में क्या कहा कि वो बुद्धिमान नहीं है, उसको नकारा, उसको ना बोला। ठीक है। जहाँ हम स्वीकारात्मक जो तर्क वाक्य है, भावात्मक जो तर्क वाक्य है वो अस्तित्ववाचक है, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, उसके लिए हम हाँ बोल रहे हैं। वहीं निषेधात्मक में हम क्या कर रहे हैं? उसका निषेध कर रहे हैं। तो गुण की दृष्टि से दो प्रकार के तर्क वाक्य होंगे। एक जिसमें जो विधेय होगा वो उद्देश्य के संदर्भ में भावात्मक अभिव्यक्ति करेगा, उसको स्वीकार करेगा। और दूसरा निषेधात्मक, जिसमें तर्कवाक्य जिसमें विधेय जो होगा वो उद्देश्य को स्वीकार नहीं करेगा। तो इस प्रकार हमने गुण की दृष्टि से देखा। अब हम देखते हैं परिमाण की दृष्टि से। परिमाण की दृष्टि से भी दो प्रकार के तर्कवाक्य होंगे। पहला वो होगा जिसमें इसको हम इस प्रकार से व्याख्या इसकी कर सकते हैं कि पूर्णव्यापी या सर्वव्यापी तर्कवाक्य इसको हम कहेंगे एक, और दूसरे को हम कहेंगे अंशव्यापी तर्कवाक्य। ठीक है। तो जो पूर्णव्यापी तर्कवाक्य होगा, जब हम परिमाण की दृष्टि से बांटेंगे तो दो प्रकार के होंगे, एक पूर्णव्यापी, एक अंशव्यापी। पूर्णव्यापी को हम सर्वव्यापी भी कहते हैं, यूनिवर्सल भी कहते हैं। ठीक है। तो जो पूर्णव्यापी तर्कवाक्य है उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि इसमें जो विधेय होता है वो उद्देश्य के समग्र हेतु को स्वीकार करता है, मतलब उद्देश्य को समग्र रूप से उसको स्वीकार करेगा या फिर उसका निषेध करेगा। जब हम परिमाण की दृष्टि से तर्कवाक्यों की बात करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि सर्वव्यापी या पूर्णव्यापी जो तर्कवाक्य है उसमें जो विधेय होगा वो उद्देश्य के संदर्भ में पूर्णता से, समग्र रूप से या तो उसको स्वीकार करेगा या तो उसको अस्वीकार करेगा। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि या तो मैं कहूँगी कि समस्त व्यक्ति बुद्धिमान है, यानी कि मैंने सभी व्यक्तियों के लिए कहा कि समस्त व्यक्ति बुद्धिमान है, स्वीकार किया। ठीक है। ये पूर्णव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य हुआ। और दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि हम कहेंगे कि पहला में तो हमने कहा कि समस्त व्यक्ति मरणधर्मी है, पूर्णव्यापी, पूरे तरह से हम उसको स्वीकार किए।
और दूसरा हम निषेध करने वाले हैं। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, अर्थात यहाँ मैंने सभी व्यक्तियों के बारे में कह दिया कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। तो परिणाम की दृष्टि से जब हम देखेंगे तो सर्वव्यापी जो तर्क वाक्य होंगे वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक आपके हो सकते हैं जिसको हम स्वीकार करेंगे तो वो हो जाएंगे सर्वव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य, जिसमें हम अस्वीकृति देंगे वो हो जाएंगे सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य। अब हम दूसरा देखते हैं अंशव्यापी तर्क वाक्यों के बारे में। इसको हम परिभाषित करेंगे कि ऐसे तर्क वाक्य जिसमें विधेय जो होता है उद्देश्य के कुछ अंशों को स्वीकार या निषेध करता है, वो अंशव्यापी तर्क वाक्य कहलाते हैं। इसके भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे, यहाँ है क्या कि उद्देश्य के कुछ अंशों को स्वीकार या अस्वीकार करना है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, कुछ बालक बुद्धिमान है, अर्थात अंशव्यापी तर्क वाक्य है। कुछ बालक, मैंने अंश की बात की, संपूर्ण की नहीं। तो कुछ बालक बुद्धिमान है, अर्थात उसके अस्तित्व को स्वीकार किया, यहाँ हमने स्वीकृति दी। तो ये जो वाक्य होगा वो अंशव्यापी भावात्मक या स्वीकारात्मक तर्क वाक्य होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो सत्यवादी हैं, अर्थात यहाँ हमने कुछ व्यक्ति के सत्यवादी होने को बताया। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया आपका अंशव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य। अब हम देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल जिसमें हम निषेध करेंगे। तो यहाँ हम कहते हैं कुछ आम खट्टे हैं, ठीक है, कुछ आम खट्टे हैं, यहाँ हमने बोला, ठीक ना। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, कुछ आदमी अच्छे नहीं हैं, कुछ आदमी अच्छे नहीं हैं। तो मैंने कुछ आदमी अच्छे नहीं हैं बोला, कुछ आदमियों के बारे में बोला कि वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो हमने उसका निषेध किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूर्णव्यापी और अंशव्यापी तर्कवाक्य कैसे दो प्रकार से कैसे हम इसको बांटते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पष्ट है कि गुण के आधार पे जो तर्क वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम भावात्मक तर्क वाक्य अर्थात स्वीकारात्मक तर्क वाक्य कहते हैं, इसे हम अफर्मेटिव भी कहा जाता है, अफर्मेटिव प्रोपोजिशन भी कहा जाता है। और दूसरे को निषेधात्मक तर्क वाक्य कहते हैं, अर्थात निगेटिव इसको कहते हैं, निगेटिव प्रोपोजिशन भी इसको कहते हैं। अब हम देखते हैं कि परिणाम के आधार पे, तो यहाँ भी परिमाण के आधार पे भी दो पार्ट हमने बांटे। एक वो जो सर्वव्यापी है जिसे हम पूर्णव्यापी तर्क वाक्य भी कहते हैं, इसको यूनिवर्सल प्रोपोजिशन कहते हैं, ठीक है। इसमें हम जो विधेय होता है हमारा वो उद्देश्य के समग्र रूप को स्वीकार करता है। जैसे मान लीजिए कि ये सर्किल है, तो इस सर्किल के संपूर्ण रूप को हम इसमें बोलेंगे, तो ये हो गया यूनिवर्सल हमारा, ठीक है, सर्वव्यापी तर्क वाक्य हो गया। अब दूसरा जो होता है वो अंशव्यापी तर्क वाक्य हो गया। अंशव्यापी तर्क वाक्य में क्या हो गया, मान लीजिए ये सर्किल है तो हम पूरे सर्किल के बारे में नहीं, कुछ के बारे में बोल रहे हैं, मतलब हाफ, उसका एक अंश के बारे में बोल रहे हैं। तो जब हम अंश के बारे में बोलेंगे, विधेय जो है वो उद्देश्य के एक अंश को स्वीकार करेगा, उसके अंश पे अपना ये देगा, उसका निषेध या फिर उसके लिए स्वीकृति देगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो अंशव्यापी तर्क वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो तार्किक वाक्य है वो 4 प्रकार के होते हैं और इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे फिगर बना के भी इसको समझ सकते हो। पहला सर्वव्यापी तर्क वाक्य जिसे हम पूर्णव्यापी भी कहते हैं, और दूसरा जो हमारा अंशव्यापी है जिसे हम पर्टिकुलर प्रोपोजिशन भी कहते हैं। अब देखते हैं कि जो सर्वव्यापी है उसके भी 2 अंग हुए हैं। एक जिसमें हम स्वीकार किए हैं संपूर्णता के साथ सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सभी जानवर मरणशील हैं, और इसके लिए हम संकेत का प्रयोग करते हैं ए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही सारे संकेत आपके आगे काम आने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम सर्वव्यापी स्वीकारात्मक अर्थात भावात्मक तर्क वाक्य की बात करते हैं तो उसको हम इंडिकेट करते हैं ए सिंबल से, ठीक है, किस चीज़ से, ए से। लेकिन जब हम सर्वव्यापी जो हमारा तर्क वाक्य है
उसके संदर्भ में हम देखते हैं कि वहाँ हम जब निषेधात्मक, जब हम जो हमारा उद्देश्य जो होता है वो विधेय के बारे में निषेध को स्वीकार करता है, उसका निषेध करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखिए, कोई भी जानवर मरणशील नहीं है, कोई भी जानवर मरणशील नहीं है। अर्थात ये जो है ये सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है और इसको हम इंडिकेट करते हैं ई से। सर्वव्यापी या पूर्णव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य का संकेत हमारा है ई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अंशव्यापी। अब जब अंशव्यापी में हम आते हैं तो यहाँ हम उसके एक अंश को स्वीकार करेंगे, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है कुछ मनुष्य बुद्धिमान है। यहाँ हम कुछ मनुष्यों को बुद्धिमान होना बता रहे हैं, ये इसका एग्जाम्पल है और इसके लिए संकेत क्या होगा, आई। ठीक है, अब है कि हम अंशव्यापी में अंशव्यापी तर्क वाक्य जिसके संदर्भ में निषेध को देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं है, ये उदाहरण है और इसका संकेत होगा ओ। तो फ्रेंड, इस प्रकार हमने देखा कि ए, ई, आई और ओ, इन चारों के माध्यम से हम आगे तर्क वाक्यों का पूरा स्वरूप देखने वाले हैं। हमने कैसे देखा कि सर्वव्यापी तर्क वाक्य जो है उसके लिए एक का प्रतीक किया गया है, वही सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य होगा तो उसके लिए आप ई का प्रयोग करिएगा सिंबल का, और जब अंशव्यापी तर्क वाक्य जो स्वीकारात्मक होगा तो उसके लिए आप आई का प्रयोग कीजिएगा, और जब अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य आपके सामने होंगे तो आप उसके लिए ओ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गुण और परिमाण, इन दोनों की दृष्टि से हमारे सामने 4 प्रकार के तर्क वाक्य निकल करके आए। पहला जो निकल के आया वो है सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य, इसका संकेत हमने ए लिया और इसका एग्जाम्पल आप देखिए, सभी मनुष्य मरणशील है। इसका जो संकेतिक, जो इसका संकेत होगा, कैसे इसको संकेतिक किया जाएगा, संकेत तो ए है लेकिन इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ऑल एस इज पी। ठीक है, ये संकेत होगा आपका। हमने क्या कहा है कि सब्जेक्ट के बारे में जो प्रेडिकेट है, उद्देश्य के बारे में विधेय जो है वो समग्र रूप से निषेध या फिर समग्र रूप से उसको स्वीकार करेगा। तो चूँकि हमने बोला सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य, यानी कि हमने इसको ए से इंडिकेट किया और यहाँ सब्जेक्ट के बारे में जो हमारा विधेय है वो संपूर्ण रूप से बोल रहा है, तो इसके लिए हम ऑल एस इज पी का संकेत करते हैं। इसका संकेतिक ये रूप यही है। ठीक है, फिर हम देखते हैं सर्वव्यापी निषेधात्मक। ठीक है, इसके लिए संकेत क्या है, इसका संकेत ई है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी जानवर मरणशील नहीं है, इसको हम कैसे लिखेंगे, नो एस इज पी। आपने वहाँ देखा है पीछे कि हमने कहा कि यहाँ जो विधेय होगा वो उद्देश्य के बारे में क्या करेगा, निषेध करेगा, सबके बारे में। ठीक है, अंश के बारे में नहीं, ये सर्वव्यापी की बात हो रही है, पूर्णव्यापी की। तो पूर्ण रूप से या तो उसको स्वीकार करेगा तो अस्वीकार करेगा। तो पूर्ण रूप से जब स्वीकार करेगा तो संकेत ए होगा और पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करेगा तो संकेत ई होगा और इसका फॉर्म होगा नो एस इज पी। ठीक है, अब हम अंशव्यापी स्वीकारात्मक या भावात्मक तर्क वाक्यों को देखते हैं। इसका जो संकेत है वो होगा आई। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल होगा कुछ मनुष्य मरणशील हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, सम एस इज पी। इसको आपने क्या देखा है, इसको आपने देखा है कि जो विधेय होगा वो उद्देश्य के किसी अंश के बारे में उसको स्वीकार या निषेध करेगा। तो किसी अंश के बारे में, कुछ के बारे में, तो कुछ के लिए सम का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, सम एस इज पी इसका फॉर्म होगा। अब देखते हैं अंशव्यापी निषेधात्मक, इसका जो संकेत है वो है ओ। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं हैं। क्या किया है, अंश के बारे में बात किया है, कुछ के बारे में, और मरणशील नहीं है उसका निषेध किया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सम एस इज नॉट पी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को वेरीफाई करेंगे कि कौन सा सेंटेंस क्या है।
जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया गया कि सभी जानवर मरणशील है, ये कौन सा सेंटेंस है, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि सभी मतलब यूनिवर्सल सबके बारे में हो रहा है और उसको स्वीकार कर रहे हैं कि मरणशील है। इट मीन्स यूनिवर्सल भी है और हम उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, यानी कि भावात्मक भी है। तो ये सर्वव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य होंगे। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम एक बार इसको ऐसे देखते हैं। ए, ई, आई और वो सांकेतिक नाम हुआ। इसका सांकेतिक उदाहरण क्या हुआ? एक का सांकेतिक उदाहरण है ऑल एस एच पी। चूँकि यहाँ यूनिवर्सल की बात है इसलिए ऑल हो रहा है, ठीक है। और ई जो है वो भी सर्वव्यापी का ही है ना, तो इसको लिखें नो एस एच पी। इसने भी टोटल को ना बोला, टोटल के बारे में ना बोला, ठीक है। अब अंशव्यापी में आपको कंफर्म हो कि सम एस एच पी और सम एस इज नॉट पी आ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो चारों संकेत हुए ए, ई, आई और ओ के, और इसके उदाहरण भी हो गए ऑल एस एच पी, नो एस एच पी और सम एस एच पी, सम एस इज नॉट पी। अब देखिएगा कि यहाँ ए, ठीक है, जो ए संकेत है वो और आई, ये जो आई संकेत है वो, ये दोनों भावात्मक हैं। अब भावात्मक जो है ए जो है आपका वो यूनिवर्सल का भावात्मक है, ठीक है। वो पूर्णव्यापी जो तर्क वाक्य है उसके भावात्मक रूप का है, वो उसको स्वीकार कर रहा है। वहीं आई जो है वो क्या है? पर्टिकुलर, ये अंशव्यापी जो तर्क वाक्य है उसका वो भावात्मक रूप है। अंशव्यापी अंश के बारे में लेकिन भावात्मक रूप से कह रहे हैं। वहीं आप देखिए जो ई तर्क वाक्य है और ओ तर्क वाक्य है ये निषेधात्मक है। यहाँ ई जो तर्क वाक्य है वो यूनिवर्सल जो तर्क वाक्य है, जो सर्वव्यापी तर्क वाक्य है उसका निषेध कर रहा है। और जहाँ ओ जो है वो अंशव्यापी जो तर्क वाक्य है, पर्टिकुलर जो है, जो अंशव्यापी तर्क वाक्य है उसका वो निषेध कर रहा है। तो इस प्रकार ए और आई दोनों भावात्मक हो जाएंगे, इनका भावात्मक रूप होगा। वहीं ई और ओ दोनों का निषेधात्मक रूप होगा। लेकिन ए और ई दोनों यूनिवर्सल होंगे, आई और ओ दोनों आपके पर्टिकुलर होंगे। मतलब ये दोनों सर्वव्यापी होंगे, ये दोनों अंशव्यापी होंगे। इसके वास्तविक उदाहरण भी आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस करना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब हम देखते हैं कि इस पेपर से आपसे क्वेश्चन कैसे होंगे, मतलब इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो आएगा कैसे। तो फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन हो सकता है पहले कि गुण की दृष्टि से तर्क वाक्यों के प्रकार कितने हैं आप बताइए। तो आप बता सकते हो कि 2 हैं। कौन कौन से? एक में वो स्वीकार करते हैं, एक में अस्वीकार करते हैं, अर्थात भावात्मक और निषेधात्मक। दूसरा क्वेश्चन आपके पास हो सकता है कि परिमाण की दृष्टि से तर्क वाक्यों के प्रकार बताइए। तो आप ये बता सकते हो आप कि एक जो होता है वो पूर्णव्यापी और दूसरा अंशव्यापी। अब तर्क वाक्यों के प्रकार कितने हुए? तो ये कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। अब आप देख सकते हो, आपसे अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ए जो सिंबल है ये किस तर्क वाक्यों को इंडिकेट करता है। तो ए किसको करेगा? सर्वव्यापी सकारात्मक को। ई किसको करेगा? ये सर्वव्यापी निषेधात्मक को। आई किसे करेगा? अंशव्यापी भावात्मक को। ओ किसे करेगा? अंशव्यापी निषेधात्मक को। इस प्रकार से भी क्वेश्चन होंगे। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि समस्त व्यक्ति मरणधर्मी है, ये कौन सा तर्क वाक्य है। तो आपको यहाँ फिर जैसा कि पीछे आपने प्रैक्टिस किया है, आपको प्रैक्टिस करना होगा इसकी। जैसा कि पीछे आपने देखा, समस्त व्यक्ति मरणधर्मी है, यानी समस्त बोल रहे हैं, यूनिवर्सल हुआ ना, पूर्णव्यापी हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा? ए तर्क वाक्य हो जाएगा। वहीं कुछ बालक बुद्धिमान है, तो यहाँ हम कुछ बालक के बारे में बोल रहे हैं। जहाँ ये आपका समस्त व्यक्ति वाला जो सेंटेंस है ये ऑल को इंडिकेट कर रहा है, वहीं कुछ बालक बुद्धिहीन है। कुछ अर्थात ये सम को बोल रहा है, अंश को बोल रहा है। तो एक तो आपने पकड़ लिया कि अंशव्यापी है, बुद्धिहीन है, ना बोल रहा है, तो ये निगेटिव हुआ। तो ये क्या हो गया आपका? ये अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य हो गया। इसका सिंबल आपने पीछे बताया है, आप अंशव्यापी वाला सिंबल इसमें लगाइएगा। कोई व्यक्ति विवेकशील नहीं है, ठीक है।
तो आप यहाँ कोई की बात हो रही है, कोई, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग और विवेकशील नहीं है, इसको पकड़िएगा, दोनों चीज़ को पकड़ के और उसको बैठा के देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कुछ बालक बुद्धिहीन नहीं है, कुछ यानी कि सम, सम यानी कि अंशव्यापी, और बुद्धिहीन नहीं है अर्थात उसको स्वीकार कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको बैठाइएगा, ये उसके संकेत हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, फ़िलहाल आप इतना प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्लास में फिर हम अगले पेपर में, इसी पेपर में अगले क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।